जिज्ञासा अध्ययन केंद्र में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, सबसे पहले विद्युत आवेश। आपने कक्षा 10 में भी विद्युत आवेश के विषय में पढ़ा है। एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। क्या है विद्युत आवेश? बहुत ही सरल परिभाषा है। वह अद्भुत ऊर्जा जिसके प्रभाव से कोई वस्तु अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। विद्युत आवेश वह अद्भुत ऊर्जा है जिसके प्रभाव से कोई वस्तु अन्य हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका एक सरल उदाहरण जो आपने छोटी क्लासों में अनुभव किया है, यदि हम प्लास्टिक के कंघे को या एवोलाइट के छड़ को अपने सिर के सूखे बालों से रगड़ें और फिर उसे घास के तिनके के समीप अथवा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि कागज के टुकड़े या घास के तिनके उछलकर उस प्लास्टिक के कंघे में या एवोलाइट के छड़ में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम प्लास्टिक के कंघे को या आपकी जो स्केल है कांच की, इस स्केल को सिर के सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो उस स्केल के ऊपर या फिर प्लास्टिक के कंघे के ऊपर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत आवेश के कारण ही वह स्केल घास के तिनके को अपनी ओर आकर्षित करती है, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रैक्टिकल के आधार पर हमने परिभाषा दी है विद्युत आवेश की, कि विद्युत आवेश वह अद्भुत ऊर्जा है जिसके प्रभाव से कोई विद्युत युक्त वस्तु अन्य हल्की आवेशहीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यह विद्युत आवेश की परिभाषा है। अब प्रश्न यह है कि विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है? विद्युत आवेश उत्पन्न होने का कारण उत्पन्न होने का कारण विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक शब्द इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर, इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन से ही हुई है। अच्छा, तो कैसे उत्पन्न होता है विद्युत आवेश? जब कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देती है अथवा जब कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, तब उस वस्तु के ऊपर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। अब आप देख रहे हैं कि विद्युत आवेश उत्पन्न होने के दो कारण हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो इस आधार पर विद्युत आवेश को दो प्रकारों में बांटा गया है, अर्थात विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, विद्युत आवेश के प्रकार। आवेश की विद्युत आवेश दो प्रकार की हैं।
धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अब हम परिभाषित करेंगे ये धनावेश क्या है और ये ऋण आवेश क्या है। बड़ी सरल परिभाषा है। अभी अभी हमने आपको विद्युत आवेश के उत्पन्न होने का कारण बताया। क्या कारण बताया? जब कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देती है अथवा जब कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तब विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो यहां से धन आवेश की परिभाषा निकलती है, किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश धन आवेश कहलाता है। धन आवेश देखिए, यदि कोई वस्तु n इलेक्ट्रॉन त्यागती है, मान लीजिए हमने कांच की छड़ को सिर के सूखे बालों से रगड़ा, ठीक है, तो कांच की छड़ ने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाला जो धन आवेश होगा वो होगा Q + N। यहां n क्या है? कांच की छड़ के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसी तरह से ऋण आवेश यहां लिख देता हूं। N क्या है? N है वस्तु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है? 1/6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये था। ठीक इसी प्रकार से ऋण आवेश, ऋण आवेश, इसका भी वही फार्मूला Q - N। यहां N वस्तु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और स्मॉल e एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो इतना ही होगा। तो अभी तक आपने जो सीखा, क्या क्या सीखा? नंबर 1, विद्युत आवेश क्या है, एक बार रिपीट कर देते हैं। विद्युत आवेश परिभाषा हो गई, विद्युत आवेश वह अद्भुत ऊर्जा है जिसके प्रभाव से कोई आवेश युक्त वस्तु अन्य हल्की आवेशहीन वस्तुओं का अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। इसके बाद विद्युत आवेश उत्पन्न होने का कारण। विद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है या जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब उस वस्तु की सतह पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश 2 प्रकार के हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या है? किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण वस्तु की सतह पर उत्पन्न होने वाला आवेश धन आवेश है। इसी प्रकार से ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या है? किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण वस्तु की सतह पर उत्पन्न होने वाला आवेश ऋण आवेश है। धन आवेश का परिकलन कैसे करेंगे? किसी वस्तु पर कितना धन आवेश है कैसे परिकलित करेंगे? फार्मूला है उसके लिए हमारे पास। यदि कोई वस्तु n इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उत्पन्न होने वाला आवेश Q + N। यहां n वस्तु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है।
ऋण आवेश का परिकलन इसी तरह से Q इक्वल टू माइनस एन, यहां n वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हमने इतना सीखा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विद्युत आवेश का संरक्षण अगला हेडिंग हमारा होगा, इसको मिटा दें या इसी तरह से नोट करेंगे। हाँ, अगर रफ कॉपी है तो इसी तरह से नोट कर लीजिए इसको। नंबर डाल लीजिएगा, फर्स्ट ये टॉपिक हमने आपको बताया नहीं और चाहेंगे तो बाद में आपको लिखवा दिए जाएंगे। इसलिए दो सूत्र, ये दो फार्मूले आपके लिए विशेष काम के हैं। यहां लिख दीजिएगा ये ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ वस्तु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा बड़ा रुचिकर है, बहुत रोचक है, वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण देखिए, सुनिए ध्यान से। कोई आपसे पूछे आवेश के संरक्षण से क्या समझते हो, आप बता दीजिए। आवेश को किसी भी प्रकार उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, इसके आगे आप बता सकते हैं आपको क्या। इस संसार में विद्युत आवेश का संपूर्ण योग हमेशा शून्य रहता है। इस ब्रह्मांड में, संसार में नहीं, ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में विद्युत आवेश का संपूर्ण योग
हमेशा शून्य रहता है, आज भी शून्य है, अनंत काल पहले भी शून्य था और आगे भी शून्य रहेगा। अब आप कहेंगे कैसे? देखो मैं बताऊं। आवेश संरक्षण के लिए में जो बात मैंने कही उस पर एक शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा विद्युत आवेश को किसी भी प्रकार नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आप कहेंगे ये तो आपने पहले भी बता दिया था, जरा ये स्पष्ट कीजिए कि इस ब्रह्मांड में विद्युत आवेश का कुल योग हमेशा शून्य कैसे रहता है? हमेशा शून्य कैसे रहता है? देखिए मैं बताता हूं। जैसे यदि एक कांच की प्लास्टिक के कंघे को या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, एक स्केल को हम सिर के सूखे बालों से रगड़ें, ठीक है, तो क्या होगा? वह कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से भी रगड़ोगे ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। आपके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती क्यों है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है? इसका उल्टा क्यों नहीं हो जाता कि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन त्यागे और कांच की छड़ उसको ग्रहण करे? ऐसा क्यों नहीं होता? इसका उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि विद्युत आवेश का संपूर्ण योग शून्य कैसे रहता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागती है। कांच की छड़ के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को रेशम का कपड़ा ग्रहण कर लेता है। इस वजह से कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि कांच ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और रेशम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जितने इलेक्ट्रॉन कांच ने त्यागे, रेशम ने उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इस कारण कांच की छड़ पर जितना धनावेश, रेशम के कपड़े को उतना ही। मान लीजिए कांच की छड़ पर +5 कूलम का धनावेश उत्पन्न हुआ तो निश्चित रूप से रेशम के कपड़े पर -5 कूलम का ऋणावेश उत्पन्न होगा। दोनों का योग +5 और -5 0। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत संबंधी किसी भी घटना में, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कभी धनावेश उत्पन्न होता है तो ठीक उसी समय किसी दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश जरूर उत्पन्न होता है। इसीलिए आवेश का प्रयोग हमेशा शून्य रहता है। ठीक है, एक और उदाहरण है आपको। जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु और क्लोरीन के परमाणु की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आप तो सभी जानते हैं सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन उसे ग्रहण करता है। तो इस तरह से क्या बन जाता है? एक बन जाता है सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। तो यहां भी देखिए सोडियम पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, क्लोरीन को उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्यों? सोडियम जिस इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्लोरीन उसे ग्रहण कर देती है। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, ठीक है, लेकिन ये विद्युत संबंधी हर घटना के लिए सत्य है। जयंत जी, विद्युत देखिए ब्रह्मांड में जहां कहीं भी विद्युत उत्पन्न होने वाली घटना घटेगी, सुन रहे ना, वह ध्यान रखिए, अगर किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है तो ठीक उसी समय कहीं ना कहीं किसी दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार आवेशों का कुल योग शून्य। ठीक है, अकेला धनावेश कहीं उत्पन्न नहीं हो सकता, उसके संगत ऋणावेश कहीं जरूर उत्पन्न होगा। कारण स्पष्ट है, धनावेश उत्पन्न होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। ठीक है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उसे दूसरी कोई वस्तु ग्रहण भी करेगी। तो आपने क्या देखा? ये सीखा कि विद्युत आवेश अविनाशी है, इसे किसी भी प्रकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना? विद्युत, आप क्या कहा मैंने? विद्युत आवेश अविनाशी है, इसे किसी भी प्रकार नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। इस ब्रह्मांड में विद्युत आवेश का संपूर्ण योग सदैव शून्य रहता है, जो कि आज भी शून्य है, अनंत काल पहले भी शून्य था, आगे भी शून्य रहेगा। विद्युत उत्पन्न होने वाली समस्त घटनाओं में यदि कहीं धनावेश उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से उसी समय किसी दूसरे स्थान पर उतना ही ऋणावेश भी उत्पन्न होता है। यह आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज में बार बार देख रहे हैं, कूलाम। कूलाम क्या है? कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक है। अब हम कूलाम की परिभाषा बताएंगे और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप हेडिंग नोट करते रहिए। देखिए मेरी बात को सुनिए शिवम जी, ये हेडिंग नोट कर लीजिए और घर जाकर सुनिए पहले मेरी बात। घर जाकर एक एक टॉपिक पर विचार कीजिएगा कि इसके विषय में जो लिखे थे मैंने पहले सारे हेडिंगों के विषय में क्या बताया था इनके बारे में, और रफ में अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो हम इसे लिखा भी देंगे आपको। फिर आज हम केवल समझा रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलाम। सातवां पॉइंट है हमारा कूलाम। छठा पॉइंट क्या था? आवेश संरक्षण का नियम। कूलाम क्या है? देखिए एक बात आपने पढ़ी थी छोटी क्लास में, कक्षा 10 में पढ़ी थी। क्या? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और भी स्पष्ट कर दें, धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन धनावेश और ऋण आवेश के बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण। ये तो आप जानते हैं ना। बस अब यहीं से ये कूलाम की परिभाषा निकल जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, एक चीज पूछूं आपसे। मान लीजिए यहां एक धनावेश रखा है +Q1 और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा धनावेश रखा है +Q2। दोनों धनावेश हैं। तो जयंत जी बताएंगे इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल? प्रतिकर्षण। बिल्कुल सही। ठीक है। इसी बल के आधार पर वैज्ञानिकों ने कूलाम की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? एक बार मैं कहूंगा, फिर एक बार आपको बताना पड़ेगा, देखिए आप बता पाते हैं कि नहीं। देखिए एक कूलाम क्या है? एक कूलाम सुनिए ना, एक कूलाम आवेश की वह स्थिर मात्रा है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए अपने ही समान और अपने ही बराबर परिमाण के आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। नहीं समझ? फिर दोबारा एक कूलाम आवेश की वह स्थिर मात्रा है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए अपने ही समान प्रकृति और अपने ही समान परिमाण के आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक। वैसे बता दें व्यवहारिक रूप से, मान लीजिए आपने यहां एक कूलाम का धनावेश रखा, तो 1 मीटर की दूरी पर यहां भी 1 कूलाम का धनावेश रख दीजिए। दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। ये भी कितना हो? 1 कूलाम। और ये भी कितना हो? 1 कूलाम। ठीक है। तो
दोनों दोनों की प्रवृत्ति भी समान हो और परिमाण भी समान हो, दोनों की प्रकृति भी समान हो और परिमाण। प्रकृति का मतलब अगर ये धनावेश है तो वो भी धनावेश, परिमाण यानी ये एक कूलाम तो वो भी एक कूलाम, ठीक है। तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, इतना बल कार्य करेगा। इस बल के आधार पर एक कूलाम की परिभाषा दी गई। परिभाषा फिर से बोल देता हूं, एक कूलाम आवेश की वह स्थिर मात्रा है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए अपने ही समान परिमाण, अपने ही समान प्रकृति के अन्य आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। इसमें ध्यान रखना है, अगर ये धन आवेश है तो वो भी, और ये ऋण है तो वो भी, ठीक हो गई। ये एक कूलाम आवेश की परिभाषा हो गई। लेकिन एक आप परिभाषा आपने और पढ़ी थी कक्षा 10 में, एक कूलाम आवेश बराबर 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ये परिभाषा आगे निश्चित करके भी दिखाई जाएगी, है ना। ये परिभाषा कहां से आई, इसका निगमन होगा, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद निगमन होगा इसका, और इसका भी जब विद्युत धारा पढ़ेंगे तो इसका भी निगमन होगा। तो देखिए एक परिभाषा यहां से जो 10th में आपने पढ़ी थी, कोई आपसे पूछे एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं, उसे बता दीजिए। 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश को एक कूलाम आवेश, ठीक है। दोनों में से कौन सी सरल लग रही जयंत जी, आपको इन दोनों में से कौन सी सरल लग रही है? दोनों सही लग रही, बिल्कुल से आप अच्छे बच्चे हैं, दोनों ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आवेश की क्वांटम प्रकृति। अगला हेडिंग हमारा होगा 8वां, आवेश की क्वांटम प्रकृति, ठीक है। देखिए ये क्वांटम प्रकृति क्या है, हम आपको बताएं। जैसे एक वैज्ञानिक थे क्वांटम, तो उन्होंने ऊर्जा के बारे में बताया था हमें कि ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा है, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा है या वो विकिरण ऊर्जा है ना, ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं ना, जिसे हम प्रकाश, ऊष्मा, ठीक है, ये सब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो उन्होंने कहा था कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जाएं फोटॉन नामक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी, ठीक है। तो जिस तरह से विद्युत ऊर्जा फोटॉन नामक कणों से मिलकर बनी होती है, उसी तरह से विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन नामक सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। विद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रॉन नामक सूक्ष्म कणों के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अभी लिखा था मैंने 1/6 × 10⁻⁻1। आधा इलेक्ट्रॉन कहीं हम उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर कहीं उत्पन्न होगा तो सीधे एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन ऐसे उत्पन्न, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं उत्पन्न नहीं होते। तो आवेश की किसी भी घटना में 1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम से कम आवेश किसी भी प्रकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी भी घटना में उत्पन्न होने वाला आवेश 1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। पूर्ण गुणज का मतलब या तो आप इसका दुगना आवेश उत्पन्न करेंगे, या इसका द्विगुना, या इसका 1000 गुना, या इसका 100 गुना। तो आवेश के इस गुण को हम उसकी क्वांटम प्रकृति कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 2 लाइन में रखने की दिया ताकि आप लिख सकें। देखिए
विद्युत संबंधी किसी भी घटना में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से कम परिमाण का आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, विद्युत आवेश सदैव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणजों के रूप में उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात इसका दुगुना तिगुना या n गुना। आवेश की इस न्यूनतम संभावित मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा आवेश की इस प्रकृति को, आवेश के इस गुण को हम आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। इसको हम दिखाना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक नई चीज है और ये आपको पुस्तक में भी पता नहीं सरल शब्दों में मिले कि ना मिले, इसलिए इसको लिख दीजिए, आवेश की क्वांटम प्रकृति। बोलूं, लिखिए, विद्युत आवेश संबंधी किसी भी घटना में वन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम कूलाम से कम परिमाण का विद्युत आवेश किसी भी प्रकार उत्पन्न या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं उत्पन्न या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आवेश की इस न्यूनतम संभावित मात्रा को आवेश की इस न्यूनतम संभावित मात्रा को मूल आवेश स्मॉल ई कहते हैं। मूल आवेश स्मॉल ई कहते हैं। विद्युत संबंधी समस्त घटनाओं में उत्पन्न होने वाला आवेश सदैव मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज, मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज अर्थात E, 2E, 3E, NE के परिमाण का होता है। परिमाण का
होता है। लिख दिया, आगे लिख दीजिए। आवेश की इस प्रकृति को या आवेश की इसी प्रकृति को अब लिख दीजिए इन्वर्टेड कॉमास में, नहीं ऐसे लिख दीजिए, आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। काले से लिख सकते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। हो गया? अच्छा, पढ़ लीजिए जेम्स एक बार तेज आवाज में पूरा सुन लीजिए सब लोग। विद्युत आवेश संबंधी किसी भी घटना में 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम से कम परिमाण का विद्युत आवेश किसी भी प्रकार उत्पन्न या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आवेश की इस न्यूनतम संभावित मात्रा को मूल आवेश स्मॉल ई कहते हैं। विद्युत संबंधी सभी घटनाओं में उत्पन्न होने वाला आवेश सदैव मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण विरोध अर्थात E, 2, E, 3, E स्मॉल एनी के परिमाण का होता है। आदि लिख दीजिए, के से पहले आदि लिख दीजिए, आदि के परिमाण का होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका ये अंतिम पैरा उसको इन्वर्ट वाला कर दीजिए, क्योंकि अगर आप संक्षेप में चाहेंगे ना तो पहला पैराग्राफ छोड़ भी सकते हैं आप। सेकंड पैरा जो है ना, सेकंड पैरे से लास्ट तक इन्वर्ट आवाज में कर दीजिए, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें। पढ़ लीजिए, इसी वक्त सेकंड पैरा कहाँ से है? विद्युत संबंधी समस्त घटनाओं में उत्पन्न होने वाला आवेश सदैव मूल आवेश E का पूर्ण गुणज अर्थात E, 2, E, 3, n E आदि के परिमाण का होता है। ठीक है, यही क्या है? यही विद्युत आवेश के क्वांटम प्रकृति लिखा है ना आपने? ठीक है, अब हम इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, कूलॉम का नियम। कूलॉम का देखिए, आप ये तो जानते हैं कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, और अगर विपरीत आवेश है तो धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि समान परिमाण के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि इस बल का परिमाण कितना होता है। ये बात आपको नहीं पता है। ठीक है, कूलॉम के नियम में आपको यही जानने को मिलेगा, या यही आप जानेंगे कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का परिमाण कितना होता है। ये बात आप कूलॉम के नियम में। ठीक है, तो कूलॉम के नियम की उपयोगिता आपको मालूम हो गई ना? फिर से सुन लीजिए। देखिए, ये तो आपको पता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का परिमाण कितना है आपको नहीं पता। इसी के विषय में कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया उससे आप कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, और अब हम आपको नियम बताएंगे। तो कूलॉम जी ने क्या बताया? कूलॉम ने बताया ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जो कि निर्वात में परस्पर आर दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही सरल सी बात बताई है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, किंतु
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो आप सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को आप इक्वल टू में चेंज करते हैं तो यहां पर एक नियतांक के Q1 Q2 अपान। अब देखिए, यदि आवेश Q1 और Q2 निर्वात में स्थित है तो वैज्ञानिकों ने K का मान ढूंढ लिया। कितना? यदि आवेश, इन्हें कहते हैं ना बिंदु आवेश, सूक्ष्म आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित है तो K इक्वल टू, K का मान प्राप्त है, वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर लिया है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मात्रक कहां से आया ये भी आपको बताया जाएगा, है ना। ये मात्रक यही से अभी दिखाएंगे आपको, हम K का मान निकाल ही देते हैं। देखिए K इक्वल टू, जरा R को इधर भेजिए, F इंटू R स्क्वायर अपान Q1 Q2। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी तो K का मात्रक तो निकाल ही सकते हैं। न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, ठीक है। ये मात्रक मैंने लिख दिया है। हाँ, यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित है तो K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त किया गया है। अतः F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर केवल निर्वात, ये जो फार्मूला है केवल निर्वात में स्थित, केवल हमेशा नहीं लगेगा, केवल निर्वात में स्थित बिंदु आवेशों के लिए, ये हो गया। अब ये हमारे जो आवेश के निर्वात में Q1 Q2 बीच की दूरी आप ऊपर लिख देते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये दोनों आवेश अगर निर्वात में नहीं है तो क्या होगा? अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि आवेश Q1 Q2 किसी तरल पदार्थ के अंदर तेल में रखी हो, पानी में रखी हो, है ना, या किसी गैसी माध्यम में स्थित हो, निर्वात में स्थित न हो, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो ये सूत्र है, यदि बिंदु आवेश Q1 Q2 किसी द्रव्यात्मक माध्यम में स्थित है, यदि बिंदु आवेश Q1 व Q2 किसी द्रव्यात्मक माध्यम में स्थित
है तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू, ये नियतांक चेंज हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पाई क्या है? ये वही पाई है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, रेखा गणित में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हैं। पाई इसका मान कितना आपने पढ़ा है? पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 3 पाई। ठीक है ना, ये वही पाई है। ये अपसाइड क्या है? अपसाइड है द्रव्यात्मक माध्यम की विद्युतशीलता। द्रव्यात्मक माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता आवेश ग्रहण कर सकने की सुगमता की माप है। आवेश ग्रहण कर सकने की सुगमता। ठीक है, देखिए जैसे होता है ज्वलनशीलता, क्या होती है? अब देखिए पेट्रोल की ज्वलनशीलता बहुत अधिक है। आप देखा कि पल भर में जल जाता है। इसकी तुलना में सूखी लकड़ी, उसकी ज्वलनशीलता पेट्रोल की तुलना में कम है ना? तो जैसे हर पदार्थ में, हर पदार्थ के की आग पकड़ सकने की भी एक सुग्राहिता होती है। कोई पदार्थ आसानी से आग पकड़ लेता है, कोई थोड़ी मुश्किल से आग पकड़ता है। ऐसी सारे पदार्थों में आवेश ग्रहण सकने की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। कोई पदार्थ बहुत आसानी से आवेशित हो जाता है, ठीक है, कोई पदार्थ बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दाब देगा। अब कोई ऐसा ही पदार्थ होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करने के लिए अथवा उससे इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पदार्थ जितनी आसानी से आवेशित हो जाता है, हम कहते हैं उसकी विद्युतशीलता उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, तो यह अपसाइड क्या है? द्रव्यात्मक माध्यम की विद्युतशीलता। हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ द्वारा विद्युत आवेश ग्रहण कर सकने की सुग्राहिता की माप को हम उस पदार्थ की विद्युतशीलता कहते हैं। जिस पदार्थ की विद्युतशीलता जितनी अधिक होती है, वह पदार्थ उतनी सुगमता से विद्युत आवेश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यह है विद्युतशीलता किसकी? उस पदार्थ की जिस पदार्थ में यह आवेश रखी हुई आकाश। अगर ये दोनों आवेश, ये मान लीजिए दोनों आवेश जल के भीतर रखे हैं, तो यहाँ जल की विद्युतशीलता लिखनी पड़ेगी, जल की विद्युतशीलता का मान। ठीक है, और अगर ये दोनों आवेश किसी तेल में रखे हुए हैं, तो हमें उस तेल की विद्युतशीलता यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये अब एक चीज और है, ये दोनों सूत्र अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं ना? तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इस फार्मूले को भी इस फार्मूले जैसा लिख दिया जाए। तो हम लिख देते हैं पुनः, नहीं यहां लिख देते हैं, यहां अपसाइड इक्वल टू क्या है? द्रव्यात्मक माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए दोनों सूत्र हमें अलग अलग दिख रहे हैं। आगे जाकर के सूत्र के इस रूप का अधिक उपयोग होगा, इसके द्वारा गणनाएं भी कुछ आसान हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे सूत्रों की स्थापना में यह काम आएगा आगे चल करके। तो हम चाहते हैं इस फार्मूले को भी इस फार्मूले के रूप में लिख दें, इस फार्मूले को। तो कैसे लिखेंगे? पुनः यदि Q1 Q2 निर्वात में, पुनः क्यों लिखा? क्योंकि यही फार्मूला द्वारा आएगा,
स्थित है तो F इक्वल टू 1/4 पाई epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन यहां क्या लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन, यहां क्या लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की मैंने क्या कहा था, ये क्या है, ये द्रव्यात्मक माध्यम की विद्युतशीलता है ना। जैसे ये दोनों आवेश किसी द्रव्यात्मक माध्यम में रखे हो, लेकिन अगर निर्वात में रखे होंगे तो इसकी जगह पर निर्वात की विद्युतशीलता आ जाएगी, जिसे हम एप्सिलॉन 0 से लिखते हैं। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता, ये है 8.86 into 10 is the power, sorry 8.85 into 10 is the power -12। अच्छा, मात्रक कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, ये मात्रा तुमको रटनी नहीं पड़ेगी। न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, ये मात्रा कहां से आया? आप ध्यान से देखिए, यहां से आया, या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से है। जरा इसको एप्सिलॉन 0 इधर लाओ और F को नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ तो मुझे। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर, यही तो होगा। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए Q1 इंटू Q2 कूलॉम इंटू कूलॉम क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, शुद्ध संख्या है ये, F का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो यहां से आ गया, इसकी जरूरत नहीं, अच्छा इत्यादि की चीजें आप जानते हैं। अच्छा, अब एक बात आपको हम और बता दें, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों बिल्कुल एक ही है ना। इसमें भी अगर पाई की जगह 22/7 लिखोगे और एप्सिलॉन 0 की जगह ये वाली संख्या लिखोगे और सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करके ठीक इतना ही आता है। सच कहा जाए तो इसकी सहायता से ही ये एप्सिलॉन 0 का मान निकाला गया, निकाल के आपको लिखेंगे। तो ये कूलॉम का नियम आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब कोई पूछेगा आपसे इतना बड़ा तो बताएंगे, बताना तो आपको 2 लाइन का पड़ेगा ना, तो कैसे बताएंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा स्थिर विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम क्या है, ऐसा आता है एग्जाम में। अभी टेस्ट होंगे स्कूल में आपके, पहले तो यही आएगा, ठीक है, सीधे आएगा वहां कूलॉम का नियम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, कूलॉम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की क्रिया रेखा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बल की क्रिया रेखा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के संपाती होती है, यानी वो बल यूं ही कार्य कर सीधे, ये विद्युत बल जो है ना केंद्रीय बल है, यानी ये उसे अपने केंद्र की ओर खींचेगा और वो इसे अपने केंद्र से केंद्र की ओर लगेगा, ये उसे अपने केंद्र की ओर और वो इसे, ये केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण भी केंद्रीय बल है। पृथ्वी सूर्य को अपने केंद्र की ओर खींचती है, गुरुत्व केंद्र की ओर, और सूर्य पृथ्वी को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर खींचता है। तो केंद्र और केंद्र के बीच कार्य करने वाले ये बल केंद्रीय बल कहलाते हैं, ये भी केंद्रीय बल है। अच्छा, इसके बाद समय समाप्त हो रहा है। अब
इसके बाद कुछ गणनाएं हैं। ये गणनाएं क्या क्या है? 100। 4 अभी तक जितना मैंने पढ़ा, जितना आपने पढ़ा, इसमें 4 तरह के न्यूमेरिकल है। पहला, इस पर हम कुछ सवाल कराएंगे आपको, Q इक्वल टू N। इस फार्मूले पर 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपको ये बताया गया, F इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन 0 Q1 Q2 अपॉन R। इस पर बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले का प्रश्न है, इस फार्मूले का प्रश्न है, और इसी के साथ साथ अपसाइलन 0 के मान का परिकलन, इसका जो निकला ये कैसे आया? हाँ, नहीं ये निकाला कहाँ है, आपको निकाल के दिखाएंगे। ये संख्या 8.85 into 10⁻⁻12 कैसे आई? क्योंकि आपके पास प्राइवेट बुक है घर पर, तो उसमें देखिएगा परिकलन है उसमें, और हम भी आपको ये निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। और एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी थी, तो वो भी मैं बता दूं कौन सी वाली। ये मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी थी, एक कूलम इक्वल टू 6.25, ये तो आपने निकाला है 10 इज द पावर 80 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश, बस हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो 4 तरह के प्रश्न कौन कौन से हैं? एक इस फार्मूले पर है, एक इस फार्मूले पर है, ठीक है। और एक इसका निगमन, ये संख्या कहां से आई, और चौथा इसका। 1 2 3 4 तरह के प्रश्न हम कल करेंगे। आज आप इसको नोट कर लें। ठीक, इतनी